हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबकी डिमांड पर क्लास 12 ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूं। तो आज की इस क्लास में मैं आप सबको क्लास 12 ज्योग्राफी का मॉडल सेट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कराऊंगा। और जैसा कि आप सबने कहा था कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आइए, तो मैं लेकर आ चुका हूँ और उन सभी क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपको एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं। इसलिए आप लोग पूरा क्लास को देखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, फिर उसमें आपको शेयर भी कर देना है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, ताकि आप लोग क्लास के बेनिफिट उठा पाए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आप लोग ध्यान से क्लास को सुनने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। तो आज की इस क्लास में मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न यानी जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको कवर कराऊंगा। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, और जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो काफी आसान लैंग्वेज में लिखा गया है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद की अवधारणा को लिखें। यानी जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है इसके अवधारणा, इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको लिखने के लिए बोला है। यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक कार्यकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। यानी जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है इसके अनुसार क्या होता है कि मनुष्य के जितने भी कार्यकलाप है, यानी हमारी जितनी भी सारी एक्टिविटीज है, इसको किसके द्वारा नियंत्रित माना जाता है, यानी पर्यावरण के द्वारा नियंत्रित माना जाता है। इसके अनुसार भौतिक कारक जैसे जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति आदि मानव के समस्त कार्यकलापों और जीवन शैली आदि को नियंत्रित करते हैं। तो इसके अनुसार क्या होता है, भौतिक जितने भी भौतिक कारक हैं, तो भौतिक कारक में कौन कौन से आते हैं, जलवायु हो गया, उसके प्राकृतिक वनस्पति आदि, और मानव से जुड़ी जितनी भी समस्त क्रियाकलाप है, जितनी भी सारी एक्टिविटीज हैं और जो मानव की जीवन शैली है, इस पर कंट्रोल किसका रहता है, यानी पर्यावरण का रहता है। यही क्या है, पर्यावरण निश्चयवाद की अवधारणा है। इस अवधारणा का जनक रेडजेल महोदय को दिया जाता है। और जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है इसकी जो अवधारणा दिया था वो किसने दिया था, यानी फ्रेडरिक रेडजेल ने दिया था। इसलिए इनका जो जनक है फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। तो मैंने समझा दिया कि जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है इसकी अवधारणा क्या है, तो हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ चुका है। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे और आप लोग इसी तरह से क्लास तक देखते चलेगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ, तो काफी वीवीआई क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि साक्षरता दर का अर्थ स्पष्ट करें। तो आपको बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि साक्षरता दर क्या है। यहाँ पे हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ लिख सकता है और जिसमें समझ के साथ अंक गणितीय परिकलन करने की योग्यता है। पहले यहाँ पे बात क्लियर कर लीजिए कि जो साक्षरता दर है तो उसमें उन लोगों को काउंट किया जाता है जिसकी उम्र 7 वर्ष से अधिक होती है। यानी 7 वर्ष से जितने भी कम उम्र के बच्चे हैं उसको साक्षरता दर में शामिल नहीं किया जाता है। एक बात क्लियर हो गई। और दूसरी बात यह है कि जो 7 वर्ष से अधिक बच्चे होंगे, लेकिन उसमें क्या होनी चाहिए, यानी पढ़ने और लिखने की उसमें क्षमता होनी चाहिए और वो पढ़ लिख करके उस चीज को समझ सके, यानी उसमें समझने की क्षमता होनी चाहिए। और अंक गणितीय परिकलन यानी वो मैथ में जो कैलकुलेशन है उसको भी कर सके, तभी उसको साक्षरता दर में काउंट किया जाएगा, अन्यथा उसको नहीं किया जाएगा। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो साक्षरता दर है इसका अर्थ क्या है। यहाँ पे क्या होता है कि जो 7 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे होते हैं जो पढ़ लिख सकते हैं, साथ साथ में जिसको समझने की शक्ति हो और उसमें अंक गणितीय यानी मैथ कैलकुलेशन करने की योग्यता हो, उसी को साक्षरता दर में शामिल किया जाता है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी आसानी से समझ चुका है। अब इसी तरह देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को, और आप लोग इसी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। चतुर्थ क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। यानी जो क्वार्टरनरी एक्टिविटीज हैं ये क्या होती है, इसको यहाँ पे वर्णन करने के लिए बोला है। तो आपको एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन चतुर्थ क्रियाकलाप की एग्जांपल है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग आंसर को। वर्तमान समय में मानव की आर्थिक क्रियाएं दिनों दिन बहुत ही विशिष्ट एवं जटिल होती जा रही हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो अभी जो मानव की क्रियाएं क्या हो रही है, दिन ब दिन जटिल और विशिष्ट होती जा रही है, जिनमें क्रियाओं का नवीन रूप चतुर्थ क्रियाओं के रूप में सामने आया है। और इन क्रियाओं में जो नवीन रूप सामने आया है उसी को हम लोग बोलेंगे चतुर्थ क्रियाकलाप। चलिए हम लोग देख लेते हैं वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं। मानव की कानून, वित्त, शिक्षा, शोध और संचार से जुड़ी उन आर्थिक गतिविधियों को जो सूचना के संसाधन और सूचना के प्रसारण से संबंधित है चतुर्थ क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो कौन सी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है चतुर्थ क्रियाओं में, देख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, मानव का कानून, उसके बाद वित्त, उसके बाद शिक्षा जो हमारी शिक्षा है, तो क्या शोध और संचार। शोध मतलब आपका हो गया रिसर्च, और संचार, ये इनसे जुड़ी जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं उनको हम लोग किसमें रखेंगे, चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत रखेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो चतुर्थ क्रियाकलाप है वो क्या है और उसके अंदर में कौन कौन सी क्रियाएं आती है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और आप लोग 4 को भी समझने की कोशिश कीजिए। काफी वीवीआई क्वेश्चन आ चुका है। स्क्रीन पर बोला जा रहा है कि
पत्तन क्या है? व्हाट इज पोर्ट? तो आपने पोर्ट का नाम बहुत सुना होगा, यानी पत्तन। तो पत्तन क्या होता है हम लोग आज की इस क्लास में समझ लेते हैं। समुद्री तटों पर बंदरगाह और पत्तन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वार हैं, जिनके रास्ते यात्री या भारी सामानों से लदे मालवाही जहाज विश्व के एक भाग से दूसरे भाग में आते जाते हैं। यहाँ पे आपने सुना होगा, एक तो सुना होगा पत्तन, एक सुना होगा बंदरगाह, लेकिन दोनों में आपको डिफरेंस, दोनों में अंतर पता नहीं होगा। तो मैं आज की इस क्लास में आपको समझा देता हूँ कि जब भी बात आती है बंदरगाह, जो बंदरगाह जो होती है क्या होते हैं? ये प्राकृतिक होते हैं, कुदरती यानी नेचुरल होते हैं, इसको इंसान नहीं बनाता है। लेकिन वहीं पे जो पत्तन होते हैं, पत्तन इंसान द्वारा बनाया गया है, यानी इसको कौन बनाते हैं? इंसान बनाते हैं। और बंदरगाह में जो होता है, इसमें गहराई यानी समुद्र की जो गहराई होती है काफी अधिक होती है, लेकिन जिसको पत्तन है, जिसको इंसान ने बनाया, उसमें गहराई काफी कम होती है। तो हम लोगों ने देख लिया कि पत्तन और बंदरगाह में क्या डिफरेंस है। चलिए यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं कि जो पत्तन होता है वो क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का द्वार, यानी जैसे कि जो क्या करते हैं, एक देश दूसरे देश से जो व्यापार करते हैं यानी समुद्र के जरिए, तो वो किसके द्वारा होता है? ये पत्तन के द्वारा ही होता है। यानी जितने भी मालगाड़ी, जितने भी जहाज आते हैं और जितने भी जहाज जाते हैं, वो सारा कहाँ से होता है? वो पत्तन से ही होता है। पत्तनों पर सामानों के जहाजों पर चढ़ाने उतारने की समुचित व्यवस्था, भारी क्रेन इत्यादि उपलब्ध रहते हैं। और जो भी पत्तन होते हैं वहां पर सब चीज की व्यवस्था होती है, यानी जो भी भारी सामान होते हैं तो उसको उठाने के लिए क्या होते हैं? क्रेन होती है, और उतारने के लिए भी क्रेन होती है, जिससे कि व्यापार काफी आसान हो सके। तो हम लोगों ने देख लिया कि पत्तन क्या है। चलिए तो अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। चलिए तो 5 को भी देखिए, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि नगरीकरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय अर्बनाइजेशन? आपने अर्बनाइजेशन वर्ड का नाम सुना होगा, यानी नगरीकरण। तो देख लेते हैं कि नगरीकरण आखिर है क्या। नगरीकरण से तात्पर्य है कस्बों और नगरों में जनसंख्या का केंद्रीकरण। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि जो नगरीकरण है, इससे तात्पर्य क्या है? कस्बों और नगरों में जनसंख्या का केंद्रीकरण, यानी एक कस्बे में, एक नगर में जनसंख्या का क्या होना? एकत्रित होना, इकट्ठा होना, यही क्या है? नगरीकरण है। इस केंद्रीकरण के स्तर की माप देश की समस्त जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में की जाती है। मान लीजिए कि किसी देश की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 1500 है। तो एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं, और वहां पे जो शहरी लोग हैं वो कितने हैं? टोटल 360 है। जब हम लोग इसका क्या निकालेंगे? प्रतिशत निकालने की नगरीय जनसंख्या का, तो क्या करेंगे? यानी जो नगरीय जनसंख्या है कितनी है? 360, और उसको डिवाइड करेंगे कुल जनसंख्या में, यानी 1500 में, और इसको प्रतिशत निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जब इसको हम लोग कट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 24, यानी कितना आ जाएगा? 24। तो यहाँ पे नगरीय जनसंख्या जो प्रतिशत होगा कितना हो जाएगा? यानी 24 हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को भी अच्छी तरीके से समझ चुका है। तो बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो यहाँ पे इसको भी समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए क्या बोला जा रहा है, और बिल्कुल क्लास को ध्यान से सुनने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। महानगर किसे कहते हैं? कुछ महानगरों के नाम लिखें। तो महानगर किसको कहते हैं? और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मांगा है महानगरों के। तो आपको एग्जाम में बहुत बार आता है कि जो महानगरों की जनसंख्या होती है वो कितनी होती है, और महानगरों की संख्या कितनी है। तो आज की इस क्लास में आपका दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग आंसर को देखते हैं। महानगर का शाब्दिक अर्थ है बड़ा शहर। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? बड़ा शहर। वस्तुतः 1957 में जीन गॉटमैन ने महानगर और महानगर शब्दों का पहली बार प्रयोग किया था। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे देता है कि जो महानगर शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था जीन गॉटमैन ने। और कौन से ईस्वी में किया था? 1957 में। तो आप लोग साथ साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करते चलिएगा। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को महानगर कहते हैं। तो महानगर किसको बोलते हैं? जिस प्रदेश या जिस शहर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है उसको महानगर की संज्ञा दी जाती है। भारत में महानगरों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, और जो महानगर है इसकी संख्या क्या हो रही है? काफी तेजी से बढ़ रही है, जिनकी संख्या 2002 में 35 थी, जो 2011 में बढ़कर 53 हो गई। तो महानगरों की जो संख्या थी 2002 में कितनी थी? 35 थी, लेकिन जब 2011 में जनगणना हुई तो वहां पे जो संख्या है 35 से कितनी बढ़ गई? 53 हो गई। तो आपको एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने महानगर थे? तो यहाँ पे आपको याद रखने हैं कितने? 53। और पूछेगा कि 2002 में कितने थे? तो यहाँ पे हो जाएगा 35। तो हम लोगों ने महानगर शब्द को समझ चुका है, और इसका मीनिंग भी समझ चुका है, और इसको दिया था किसने ये भी समझ चुका है, इसकी संख्या कितनी है ये भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से जान चुका है। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जी हाँ, तो 7 को देखिएगा, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बोला जा रहा है कि जल विद्युत शक्ति का विकास उत्तर भारत में अधिक क्यों हुआ है? यानी जो जल विद्युत शक्ति है इसका जो अधिक विकास हुआ है वो उत्तर भारत में ही क्यों हुआ है? इसके क्या क्या रीजंस हैं, यहाँ पे हम लोग इसको समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पे रीजन को जानते हैं क्या क्या रीजन है।
जल विद्युत शक्ति का विकास उत्तर भारत में अधिक हुआ है, इसके 3 प्रमुख कारण हैं। इनके कौन कौन से 3 प्रमुख कारण हैं, इन कारणों को हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। उत्तर भारत की नदियां सदावाहिनी हैं, जो गहरी संकरी घाटियों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहला रीजन ये है कि उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं वो हमेशा बहती रहती है, यानी सदावाहिनी, यानी हमेशा बहती रहती हैं, जो गहरी संकरी घाटियों से होकर गुजरती है। और जितनी भी नदियां हैं जो क्या होंगी, गहरी होंगी और छोटी घाटियों से, संकरी मतलब छोटी छोटी घाटियों से निकलेंगी, तो वहां पे क्या होगा, पानी की जो रफ्तार होगी काफी तेज होगी, जिससे कि जो जल विद्युत शक्ति होता है वो काफी ज्यादा उत्पन्न होता है। चलिए अब दूसरा रीजन को देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है। इन पर बांध बनाना एवं विद्युत उत्पादन करना सुगम है, और इन नदियों पर बांध बनाना और जो विद्युत उत्पादन है इस पर करना काफी क्या है, आसान है, जिसके कारण से उत्तर भारत में काफी अधिक जल विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है। चलिए अब तीसरा रीजन भी देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है। उपजाऊ मैदान एवं कई महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेशों से होकर बहने के कारण बिजली की मांग अधिक है। और वहां पे क्या है कि बिजली की मांग अधिक है। क्यों अधिक है, क्योंकि वहां पे जो मैदान है काफी उपजाऊ है, काफी मैदान उपजाऊ होगा तो वहां पे क्या होंगे, लोग बसेंगे, यानी उद्योग लगेगा, इसके कारण से वहां पे क्या है, मांग अधिक, जिसके कारण से उत्तर भारत में जल विद्युत शक्ति का विकास अधिक हुआ है। जी हाँ, तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ चुका है। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि संचार से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। आपने कम्युनिकेशन वर्ड का नाम सुना होगा। चलिए तो इसको हम लोग आज जान लेते हैं। शब्दों या संदेशों का संप्रेषण संचार कहलाता है, यानी शब्दों या संदेशों का एक दूसरे तक आदान प्रदान क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। मनुष्य ने संदेशों के आदान प्रदान के लिए भाषाओं बोलियों का विकास किया। तो आप सबने पढ़ चुका होगा कि जो भाषाएं हैं और जो बोली है इसका विकास कैसे हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने अपना जो संदेश है वो दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहा, जिसके कारण से भाषा और बोली का विकास हुआ। दूर तक संदेशों को भेजने के लिए समय के साथ निरंतर परिवर्तन हुए, जिसके अंतर्गत डाक व्यवस्था, टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन से लेकर वर्तमान समय में इंटरनेट को रखा जा सकता है। जैसे जैसे समय बीतता गया इसमें काफी परिवर्तन हुआ, क्योंकि पहले जो होता था लोग क्या करते थे, चिट्ठियों का, खतों का प्रयोग करते थे अपने संदेशों को भेजने के लिए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यानी डाक व्यवस्था की स्टार्टिंग हो गई, टेलीग्राफ आ गया, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, उसके बाद अभी तो वर्तमान समय में इंटरनेट काफी आ गया है। तो ये सारे क्या है, ये सारे संचार के साधन है। जी हाँ, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छी तरीके से समझ चुका है। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो इसको भी समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा, क्या बोला जा रहा है। व्यापार संतुलन क्या है, व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो व्यापार संतुलन क्या है, इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। किसी देश के आयात और निर्यात के मूल्यों के बीच के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। तो व्यापार संतुलन किसको बोलते हैं, यानी किसी देश का आयात और निर्यात का जो भी मूल्य है उसमें जितना भी डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं व्यापार संतुलन। मान लीजिए कि कोई देश 1500 रुपए का क्या किया, आयात किया, और निर्यात कितना किया, 2000 रुपए का निर्यात किया। तो इन दोनों में कितना का डिफरेंस है, 500 का डिफरेंस है। तो यही क्या है, यही व्यापार संतुलन है। यानी आयात और निर्यात में जितना भी क्या है, इनके मूल्यों का जितना भी फर्क है, जितना भी अंतर है, उसी को हम लोग बोलते हैं व्यापार संतुलन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक हो तो इसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहा जाता है। तो अनुकूल व्यापार संतुलन कब कहा जाता है, यदि आयात का मूल्य क्या हो, मान लीजिए कि आयात कितने का हुआ, 1500 का हुआ, और निर्यात जो हुआ कितने का हुआ, 2000 का हुआ। यहाँ पे क्या है कि जो आयात का मूल्य है, आयात का जो मूल्य है वो क्या है, निर्यात के मूल्य से कम है, यानी निर्यात का मूल्य यहाँ पे क्या है, अधिक है। यहाँ पे इसको बोलेंगे हम लोग अनुकूल व्यापार संतुलन। जहां पे क्या होगा, निर्यात का मूल्य अधिक होगा उसको बोलेंगे अनुकूल व्यापार संतुलन। लेकिन वहीं पर क्या होगा, अगर निर्यात का मूल्य कम होगा और आयात का मूल्य क्या होगा, अधिक होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिकूल व्यापार संतुलन। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अपनी भाषा में समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई देश यानी क्या किया, दूसरे देश में अधिक रुपए का सामान भेजा और अपने देश में कम रुपए का सामान लाया, तो उसको बोलेंगे अनुकूल व्यापार संतुलन। लेकिन वहीं अगर देश क्या करता है, यानी दूसरे देश से अधिक रुपए का सामान मंगाता है लेकिन अपने देश से कम सामान को दूसरे देश में भेजता है, तो वो हो जाएगा प्रतिकूल व्यापार संतुलन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर आप 10 को भी देखिए और समझिए, काफी चर्चा वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। बोला जा रहा है कि हरित गृह प्रभाव की संक्षिप्त चर्चा करें। यानी जो हरित गृह प्रभाव है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये क्या होता है, इसको यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से आने वाली तथा पृथ्वी से परावर्तित किरणों से अवरक्त
किरणों को शोषित करती है और उष्मा के रूप में इन्हें चारों ओर विकीर्ण करती है। मतलब ये हुआ कि जो हमारे पर्यावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसका काम क्या है, यानी पृथ्वी से परावर्तित होने वाली, यानी जो भी सूर्य की किरणें आती हैं और जो परावर्तित होकर वापस जाती हैं, जो रेड होती है उसको बोलते हैं हम लोग अवरक्त, जिसको इंफ्रारेड बोलते हैं। उसको ये क्या कर लेती है, यानी वो जाने नहीं देती है वापस, इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, शोषित कर लेती है और उष्मा के रूप में इनको क्या कर देती है, चारों ओर विकीर्ण कर देती है, यानी चारों ओर फैला देती है। तो मैं बता दूं कि जो इंफ्रारेड है इसमें काफी उष्मा होती है, काफी गर्म होता है, जिसके कारण से जब कार्बन डाइऑक्साइड इसको पर्यावरण में फैला देता है, जिसके कारण से पर्यावरण का जो उष्मा है वो काफी बढ़ जाता है। वस्तुतः इंफ्रारेड किरणें ही उष्मा का कारण है, जिसके कारण से क्या होते हैं, पर्यावरण का तापमान बढ़ जाता है और यही सबसे बड़ा क्या है, रीजन है उष्मा का बढ़ने का। कार्बन डाइऑक्साइड के इस गुण को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का यही गुण क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। तो कौन सा गुण, यानी इंफ्रारेड को अपने आप में अवशोषित कर लेना और उसकी उष्मा को पूरे पर्यावरण में फैला देना, तो यही क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव है। जी हाँ, तो हम लोगों ने आज की इस क्लास में जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ज्योग्राफी का काफी कर चुका है और आज की इस क्लास में उन सभी क्वेश्चन को मैंने आप सबको कवर कराया है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं और आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इसलिए आप लोग पूरा क्लास को नहीं किया तो आपको कर लेना है और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक जरूर से कर देना है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, क्योंकि आपको इस चैनल पर उन सभी क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि ये पहला सब्जेक्टिव क्लास था। अच्छी लगी हो तो आप लोग अच्छा कमेंट कीजिएगा और जो भी समझने में परेशानी होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप लोग इस पीडीएफ को चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, मैं वहां पे आपको दे दूंगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।